अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ हाज़िर हैं। ये हमारी सेकंड मैराथन वीडियो है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 4.9 से लेके 4.11 तक की थी। अब 4.12 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमें कितने पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जी, अब प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पहले एक बात समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। तो जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है, आप इस तरह से समझ लें कि व्हेन वन थिंग इंक्रीजेस द अदर थिंग आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। या फिर एक चीज़ नीचे जा रही है तो दूसरी चीज़ भी नीचे जा रही है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या चीज़ें असल में हो सकती हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने बाज़ार से एप्पल्स ख़रीदे, कोई भी चीज़ ख़रीदी, तो आपने जितने ज़्यादा एप्पल बढ़ाएंगे, मोर एप्पल्स, विच लीड्स टू मोर प्राइस। यानी अगर आप एप्पल्स की तादाद बढ़ाएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो प्राइस और एप्पल्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का आपस में रिश्ता है। ठीक है। तो वो इसे हम कहते हैं प्राइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ एप्पल्स। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की एग्जांपल हो गई। अब इसी की तरह आप उसको कम करने की एग्जांपल ले लें। अगर एप्पल्स आप कम लेंगे तो आपकी प्राइस भी कम हो जाएगी। फिट बैटरी है ये। ठीक है। हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल की एग्जांपल लेते हैं। बस ये दो कॉन्सेप्ट समझ लें, बहुत हद तक आपको चीज़ें इस एक्सरसाइज में हो जाएंगी हमारी। इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होती हैं? जब चीज़ें, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। व्हेन वन थिंग इंक्रीजेस की एग्जांपल लेते हैं। तो जो दूसरी चीज़ होगी वो कम होगी। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, और जब एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। यानी इन्वर्स का मतलब उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो उसके असर में दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, और एक चीज़ कम हो रही है तो उसके असर में दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10 कैंडीज़ हैं और आपके पास अभी अभी आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले आप क्या नाम है, दो दोस्तों में शेयर कर रहे थे, यानी आप और एक और दोस्त था आपका था, दोनों को पाँच पाँच मिल रही थी। ठीक है। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आप तीसरे दोस्त को भी शेयर करा दें या चौथे दोस्त को भी शेयर करा दें। चलें, पांच दोस्त कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा, डेसिमल में नहीं जाना पड़ेगा, आधी आधी नहीं करनी पड़ेंगी हमें टॉफ़ियाँ। तो पांच दोस्तों में करना चाह रहे हैं, पहले दो थे अब पाँच हो गए। तो पाँच में करेंगे तो एक को कितनी मिलेंगी? दो मिलेंगी, क्योंकि दो 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 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितने ज़्यादा फ्रेंड्स बढ़ेंगे, फ्रेंड्स इंक्रीज, तो पर पर्सन कैंडी पहले पाँच थी अब दो हो गई, यानी पर पर्सन कैंडी कम हो गई। पर्सन कैंडी पर पर्सन कैंडी डिक्रीजेस। ये चेन बना दी मैंने आपको। तो अगर आप फ्रेंड्स को कम कर देंगे तो एक एक बंदे को ज़्यादा कैंडी मिलेगी। पर पर्सन कैंडी बढ़ जाएगी, यानी अगर वापस दो पे चले जाएं तो दोनों को पाँच पाँच मिलेंगी, लेकिन अगर पाँच में डिवाइड करेंगे तो सबको दो दो मिलेंगी बराबर से। वो अलग बात है कि अगर बराबर से डिवाइड नहीं करें तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। ठीक है। अब इसको देखते हुए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बोल रहे हैं कि ये बताएं कि ये एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन है, या फिर दोनों की नहीं है, ये बता दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन पार्ट ए के अंदर, कॉस्ट ऑफ वन स्टैम्प एंड कॉस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ द स्टैम्प्स, नंबर ऑफ द सेम स्टैम्प्स। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर एक स्टैम्प आप बढ़ाते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ द सेम स्टैम्प्स है वो बढ़ती जाएगी, कॉस्ट उसकी। तो ये एक आंसर है डायरेक्ट, ऐसे लिख देंगे, बस ये लिखना और कुछ नहीं लिखना। और एज ऑफ अ चाइल्ड एंड साइज ऑफ द चाइल्ड शूज़, ये मेरे ख्याल में नीदर होनी चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है ना कि एक एज बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर दफ़ा
साइज़ पाँव का बढ़ेगा भी, हो सकता है 3-4 साल बाद बढ़े, एज तो बढ़ रही है लेकिन साइज़ वो सेम बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है शुरू में बहुत बढ़ जाए, बाद में जाके बढ़ना बंद हो जाए। तो ये नीदर होगी, ना ही इन्वर्स है ना ही डायरेक्ट है, नीदर। सी, सी में क्या है? नंबर नंबर ऑफ काउज इन अ फील्ड, लेंथ ऑफ द टाइम ग्रास विल अज्यूम दैट दे ऑलवेज ईट द ग्रास एट द सेम रेट। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप काउज बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ काउज इन द फील्ड ज़्यादा होंगी, तो लेंथ ऑफ द टाइम द ग्रास विल लास्ट कम हो जाएगा, क्योंकि घास खा जाएंगे। अब अगर आप काउज कम कर देंगे तो लेंथ ऑफ द टाइम द ग्रास, जब तक बचेगी ग्रास वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम तक चलेगी अगर काउज कम कर देंगे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, द नंबर ऑफ लोव्स ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेड एंड द अमाउंट ऑफ फ्लोर नीडेड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नंबर ऑफ लोव्स बढ़ाने हैं ब्रेड की जो पूरा पैकेट होता है जिसमें ब्रेड होती है आपकी, उसको लोव्स भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ़ लोव्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए होंगे तो आपका अमाउंट ऑफ कितना आटा चाहिए वो बढ़ जाएगा, अगर कम कर देंगे नंबर ऑफ़ लोव्स तो आटा आपका कम हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चीज़ें, दोनों पे एक ही इफेक्ट रहेगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं? अ टेन ऑफ पेंट विल कवर 5.2 मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी होल टेन्स विल हैव टू बी परचेज फॉर अ वॉल 20 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो ये तो बहुत आसान है। आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब एक टेन कितना एरिया कवर करते हैं इन्होंने बता दिया। अब दूसरी पूरी दीवार की ना, इन्होंने डायमेंशंस बता दिए, अब एरिया निकालें, दीवार की लंबाई चौड़ाई दे दी इन्होंने। रेक्टेंगुलर वॉल है, एरिया ऑफ वॉल ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2.5 विच इज़ 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम को मैंने टी लिख दिया खाली, टाइम रिक्वायर्ड, ओ सॉरी, 10 रिक्वायर्ड होना चाहिए था, 10 रिक्वायर्ड भी टी से ही आता है, खाली टी लिख के रहने दें। तो 50 मीटर स्क्वायर अगर है दीवार का एरिया, तो एक डब्बा 5.2 मीटर स्क्वायर का है, तो 5.2 मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने टिन्स चाहिए। तो ये बगैर कैलकुलेटर के करना है, तो इसलिए हम करेंगे नो कैलकुलेटर इन दिस एक्सरसाइज, तो हम इसको हाथ से करते हैं। टी डिवाइड बाई 5.2, इसको हमें कॉमन करने, मतलब आसान करने के लिए हमें 10 × 10 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद बन जाएगा 500/52, जो कि मैंने निकाल लिया है करके 9.615। अब कितने होल टेंस इन्होंने कहा है, होल का मतलब यानी पूरे पूरे टेंस कितने चाहिए होंगे। देखें, आप हो सकता है बोले कि 9 होल टेंस चाहिए होंगे और एक आधा पौना टेन चाहिए होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, आधा पौना टेन नहीं आता ना, तो आपको पूरा टेन ही लेना पड़ेगा उसके लिए, चाहे वो थोड़ा सा बच जाए। तो आप कहेंगे राउंड ऑफ करके इसको फिर 10 कर दें इसको, तो आप लिख दें सो 10 टेन्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कर्टेन मटेरियल कॉस्ट $25 फॉर 5 मीटर्स, हाउ मच विल 34 मीटर कॉस्ट। भाई 5 मीटर $25 का है, तो 34 मीटर कितने का है? पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकाल लें, 1 मीटर की कॉस्ट निकलेगी $25 का, 5 मीटर है तो 1 मीटर निकलेगा आपका $5 का, $5 का 1 मीटर। अब 34 मीटर को निकालने के लिए भाई क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। 34 मीटर की कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। $5 का 1 मीटर है और 34 मीटर चाहिए, जो कि आपको बन रहे हैं लगभग $170। ठीक है, इट टेक्स 25 मिनट्स टू डू अ पर्टिकुलर जर्नी एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक एट 45 किलोमीटर पर आवर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मिनट। ठीक है, एक रास्ता, एक सफ़र करने में एक कॉम मतलब स्पीड एक उस पर स्टडी हो, मतलब आगे पीछे नहीं कि ज़्यादा हो रही हो, तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो वो पूछ रहे हैं कि उसी जर्नी को अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इसका आंसर मिनट्स में दीजिए। ठीक है, हमें कहते हैं फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको स्पीड का। ज़रा आप लोग ये काइनेमेटिक्स की चीज़ें आ गई हैं, तब इसमें फार्मूला देख लें। स्पीड
ये आप लोग याद कर लें, लिख लें, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको ऐसे भी लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ठीक है, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल्स टू, तीन वेरिएबल है ना, तीनों के में स्पीड इनटू टाइम। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अगर हमें स्पीड मालूम करनी है और हमें डिस्टेंस और टाइम पता है तो हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस जो भी है उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा स्पीड का। अगर आप टाइम जानना चाहते हैं, आपको डिस्टेंस और स्पीड मालूम है तो आप टाइम जान सकते हैं, तो आप डिस्टेंस को डिवाइड बाय स्पीड कर दें, आपको टाइम पता चल जाएगा। अगर आप डिस्टेंस जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप देख लें अलजेब्रिकली फार्मूला, तो यही बन रहा है ना कि अगर आपको क्या नाम है इस फार्मूले में डी मालूम करना है तो ये ऐसे इधर जाके टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एस इंटू टी हो जाएगा, और आपको अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्पेसिफिकली क्या रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड पता है और टाइम पता है। पहले वाले केस के अंदर जिसमें 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि हमें स्पेस मिल जाए करने की। ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में हमें डिस्टेंस नहीं पता, स्पीड हमें पता है 55। अब ये याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखते हैं। और टाइम जो लगा है वो है 25 मिनट। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आपकी इफ़ स्पीड इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि इन्होंने यहाँ पूछा हुआ है कि अगर स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है तो कितना टाइम लगेगा। उन्होंने स्पीड पूछ ली है और वो टाइम पूछ रहे हैं इसका। ठीक है, ऊपर वाले का टाइम हमें पता है। ठीक है, पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है कि जो दूसरा केस है इसके अंदर हमें दोनों चीज़ें नहीं पता, दो चीज़ें नहीं पता, एक चीज़ पता है, तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। हमें कम से कम दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले केस से हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों क्वेश्चंस में एक ही है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस का क्या फार्मूला था, डिस्टेंस का फार्मूला भी हमने निकाला था, स्पीड इंटू टाइम। डी इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम विच गिव्स अस डी इज इक्वल्स टू, स्पीड कितनी है हमारी 55, टाइम कितना है हमारा, अच्छा 55 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें इसको भी आवर्स में करना पड़ेगा। 25 मिनट को आवर में करना पड़ेगा वरना हमारा जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, 25 मिनट को आवर में कैसे करेंगे, 25 मिनट को आवर में कैसे करेंगे, 25 मिनट को आवर में ऐसे करेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे, नंबर ऑफ मिनट्स इन दी आवर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 25 इंटू अपॉन 60 क्या होता है, 25/60 इज़ 0.416, 0.416 आवर्स 25 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 55 इंटू 0.416 अगर करेंगे तो हमें डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 22.8 किलोमीटर। देखा आपने, जैसे हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ पुट हो जाएगा और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, उसके लिए भी डिस्टेंस इस्तेमाल होगा। ठीक है, टाइम का क्या फार्मूला था बताया था आप लोगों को मैंने, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें डिस्टेंस पता चल गया 22.88 का, विच इज़ 22.88 अपॉन स्पीड क्या है, स्पीड जो नई स्पीड है हमारी इफ़ वाली के बाद वाली वो है 45। ठीक है, इसको डिवाइड कर दें, इसका आंसर आ रहा है ठीक है, इसका आंसर है 0.508 आवर्स में आ रहा है। ये मिनट्स में उन्होंने कहा है कि आंसर मेरे मिनट तक आप दें राउंड ऑफ करके, तो मिनट्स में करने के लिए पहले तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 30.5। अब राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मिनट कर दें। अब 0.5 आपको बताया गया था कि 50% जब वैल्यू आ जाए किसी भी पॉइंट के बाद, किसी भी उसके बाद, तो वो अगले नंबर पर जाता है 50% या उससे ज़्यादा।
तो 0.5 हो गई, तो राउंड ऑफ होके बन जाएगा 31 मिनट्स लगेंगे अगर 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड ट्रैवल करेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ इट टेक्स 25 मिनट्स टू ट्रैवल 16 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 40 किलोमीटर द सेम स्पीड, गिव योर आंसर इन द नियरेस्ट मिनट। तो 25 मीन्स टू कितनी, 16 किलोमीटर। आप पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क मिनट्स टू ट्रैवल 40 किलोमीटर। तो पहले हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो क्या नाम है, डिस्टेंस क्या है, 16 किलोमीटर। 25 से डिवाइड कर देंगे, 16/25। तो हमें स्पीड पता चल जाएगी कि कितनी देर में वो होगा। पहले तो स्पीड निकल के आ जाए उसकी, उस क्योंकि कह रहे हैं कि इसी स्पीड पे हमें 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है। पहले हम स्पीड निकाल लें। 16/25 किया तो आ गई 0.64। ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा कि 40 किलोमीटर इसी स्पीड पे हो जाए। तो अब बहुत आसान है, 40 किलोमीटर को अगर 0.64 किलोमीटर आवर के हिसाब से करते हैं तो डिवाइडेड बाय 0.64, सो आंसर आ रहा है 62.5। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट मिनट इज 63 मिनट्स। ठीक है, 63 मिनट्स। अब आप लिखेंगे इट वुड टेक 63 मिनट्स टू ट्रैवल 40 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। ये पूरा आपने लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 3 पेंटर्स टेक 4 days टू पेंट द आउटसाइड ऑफ अ हाउस, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 6 पेंटर्स टू पेंट द सेम हाउस एट द सेम रेट। ये सेम सेम का वर्ड आप याद रखिए। इसमें प्रोपोर्शन वापस से आ गया हमारे पास, पेंटर्स एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, पेंटर्स हैं 3, नहीं, हाँ 3 पेंटर्स हैं और जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 3 हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि 6 पेंटर्स को कितना टाइम लगेगा आपका क्या नाम है ये पेंट करने के लिए सेम रेट पे। तो आपको दो पेंटर्स को 6 करना है। पेंटर्स को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंटर्स को 6 करने के लिए आपको मतलब 3 पेंटर्स बढ़ेंगे तो उसी रेट से क्या नाम है, आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले तो ये देख लें कि अगर पेंटर्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम होंगे जितना टाइम लगेगा, या नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ जाएंगे। अगर पेंटर बढ़े और नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो गए तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि है भी सही कि जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ पे काम करेंगे उतनी जल्दी पूरा कर लेंगे। तो अगर ये थ्री थ्री जो है इसको 6 बनाना है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पेंटर बन जाएंगे 6। तो अगर उस पर नंबर ऑफ डेज पे इन्वर्सली इफेक्ट करना है तो उस पर उल्टा असर डालना पड़ेगा, हमें डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, जो कि बन जाएगा 6/2। यानी अगर 3 बंदे मिलके 4 दिन में पेंट करते तो 6 बंदे मिलके 2 दिन में पेंट कर लेंगे। आसान लग रहा है। हाउ मैनी पेंटर्स वुड बी नीडेड टू पेंट 3 सिमिलर हाउसेज इन 4 days। ये थोड़ा सा इन्होंने आगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, वरना कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है। अब क्या नाम है, अब इस वाले के आंसर को इग्नोर कर दें। सेकंड में पूछ रहे हैं हाउ मेनी पेंटर्स वुड बी नीड टू पेंट 3 सिमिलर हाउसेज इन 4 days। एक हाउस को पेंट करने के लिए इनको 4 दिन लगते हैं। अब ये दिन से इनका वास्ता नहीं है, कह रहे हैं कितने पेंटर लगते हैं, 3 पेंटर लगते हैं। ठीक है। अब वो 3 ऐसे ही सिमिलर घर और पेंट करने हैं, तो अब 3 3 कर दो 9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल आप लिख देंगे पेंटर्स रिक्वायर्ड टू पेंट 3 हाउसेज similar and in the same rate will be the same rate of 4 days will be 3 into 3 is equals to 9। ठीक है जी।
तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.12 पूरी हो गई। अब जल्दी जल्दी एक्सरसाइज नंबर 4.13 स्टार्ट करते हैं। 4.13 में है वुड कॉस्ट $4 पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वुड 5 मीटर बाई 20 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर। अब देखें इसमें क्या गेम खेला है इन्होंने इस सवाल के अंदर, ये अलग अलग वैल्यूज़ में इन्होंने हमें ये दे के थोड़ा सा वो किया। कोई मसला नहीं है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो $4 का पड़ता है पर क्यूबिक मीटर। हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 500 इंटू 20 इंटू 50 कर लें। अरे एक गलती कर दी हमने, पर क्यूबिक सेंटीमीटर का नहीं इन्होंने वैल्यू दी हुई, इन्होंने हमें पर क्यूबिक मीटर की दी है। सबको मीटर में करना पड़ेगा। हम्म, सबको कट करना पड़ेगा। ये मीटर में सही में नहीं, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हो जाएगा 0.2, और इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे बन जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, अब इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 500 नहीं, 5 इंटू 0.2 इंटू 0.5 मीटर, सब के आगे मीटर लगेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, एक मिनट, ठीक है जी, आंसर आ जाएगा आपका 0.5 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर को आपको पेंट, आप 1 मीटर की लकड़ी जो आपकी मीटर क्यूब की लकड़ी होती है वो $4 की होती है, तो $4 को मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मीटर कर दो तो आंसर आ जाएगा आधा हो जाएगा, यानी $2 हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर चेक भी कर लेते हैं, आपके यहाँ आंसर भी आ जाएगा। सही आंसर हमारा ठीक है, $2। ठीक है जी, द वर्ल्ड टर्न्स थ्रू 360 डिग्रीज एवरी 24 आवर। आपको तो डिग्रीज का तो अंदाज़ा होगा कि पूरा गोल चक्कर कोई चीज़ काटती है, तो वो यहाँ तक 90 है, फिर यहाँ 90 प्लस कर दें, यहाँ 90 प्लस कर दें, यहाँ पे वापस घूम के अगर आ जाएगी तो 360 डिग्री। तो दुनिया हमारी 24 घंटे में पूरी 360 डिग्री घूमती है, इसकी वजह से दिन और रात तब्दील होता है हमारा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि कितनी देर में 80 डिग्री घूम जाएगी। आंसर अपना घंटों और मिनटों के उसमें दीजिए। ठीक है, 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ठीक है, अब इसको मिनट में कर दें, 24 घंटों को मिनट में कर लें, 24 आवर्स इज इक्वल्स टू, मिनट्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप इसको, तो आंसर आ जाएगा दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि 1 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगता है। 1 डिग्री घूमने में 1440 मिनट को अगर आप टोटल नंबर ऑफ डिग्री से डिवाइड कर दें, 360 होते हैं वो, आपका आंसर आ जाएगा 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि 80 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगेगा। तो 80 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 8 4 ज़ा 32, 30 20 मिनट्स। अब इसको घंटों में और उसमें डिवाइड करना है, घंटों और मिनटों में। तो 320 मिनट में कितने घंटे होते हैं, आप इसको डिवाइड बाय 60 अगर कर दें तो आपके पास 6 5 ज़ा 30, यानी 5 घंटे बचे 20 मिनट, तो लिख देंगे आप 20 मिनट्स। 5 hours and 20 minutes इज द आंसर। ठीक है, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं, व्हाट एंगल हैज़ द वर्ल्ड टर्न थ्रू इन 6 आवर्स। दुनिया किस एंगल पे होगी 6 घंटे बाद। ये भी आसान है, तो पहले आप कर दें 360 डिग्री को अगर आप 24 घंटों से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा। अब इसमें खाली घंटों का सवाल है तो हम घंटों में कर देंगे, तो 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, अब 6 घंटे बाद कितनी डिग्री घूमी भी होगी, अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो आप 15 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो जाएगा 90 डिग्री इन 6 आवर्स। ठीक है, अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में है
वाटर हैज़ अ मास ऑफ 1000 किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। वाटर का जो मास है, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल मेजरिंग 30 × 20 × 2 मीटर। ठीक है, स्विमिंग पूल का पहले वॉल्यूम निकाल लें, वाटर का मास तो हमें पता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू, तीनों डायमेंशन दी हुई हैं, 30 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 2 मीटर, विच इज़ 1200 मीटर क्यूब, 1200 मीटर क्यूब। ठीक है, ये 1200 मीटर क्यूब यानी 1 क्यूबिक मीटर है। तो 1 क्यूबिक मीटर हमें पता है कि 1000 kg के बराबर होता है, ये हमें बताया हुआ वाटर का मास इन्होंने। अगर 1 क्यूबिक मीटर पानी है, मतलब 1000 किलो पानी है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 1000 kg। ठीक है, पानी का। अब मास ऑफ द वाटर इन द स्विमिंग पूल, तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका है हमारा? भाई 1200 क्यूबिक मीटर हैं, अगर 1 क्यूबिक मीटर 1000 किलो का था, तो 1200 क्यूबिक मीटर कितने के होंगे? मल्टीप्लाइड बाई 1000, विच इज 120,000 किलोग्राम्स। ठीक है, ये आंसर हमारा ठीक है। आगे चलते हैं। भाई ये टाइम वाले सवाल आ गए, ये तो बहुत ही आसान होता है। टीवी फिल्म स्टार्ट्स एट 11:35 PM ऑन वेंसडे एंड फिनिशेज एट 1:20, 1:20 पे थर्सडे को ख़त्म हुई। हाउ लॉन्ग इज़ द फिल्म? भाई पहले तो ये दिन ख़त्म करें। 11:35 से वेंसडे में कितना टाइम रह गया? रात के 12 बजने में 25 मिनट रह गए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 25 मिनट यहाँ हो गए। और दूसरे दिन कितना टाइम गुजर गया? 1:20 यानी 12 से 1 घंटा। और आपकी 20 मिनट, यानी 1 घंटा 20 मिनट 12 बजे के बाद था, और 25 मिनट 12 बजे से पहले के थे। तो 1 घंटा 20 मिनट में अगर आप 25 मिनट ऐड कर लें, तो 1 घंटा 45 मिनट की मूवी थी। ठीक है, अ, अब इसको आप चाहें तो खाली मिनट्स में लिख दें, मल्टीप्लाइड बाई 60 अगर करके कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो 105 मिनट हो जाएंगे, लेकिन ऐसे लिखना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई मेजर दिया हुआ नहीं है कि किस तरह लिखें। एक और अगले क्वेश्चन पे आ जाए। A train leaves Delhi at 7:15 a.m. and arrives at Agra at 9:45 a.m. The distance from Delhi to Agra is 206 kilometers. Calculate the speed of the train. ठीक है, फिर ये हमारे पास टाइम स्पीड का सवाल आ गया। तो टाइम हमें पता है कितना लगेगा। टाइम कैसे पता है हमें? क्योंकि हमें टाइम इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। सुबह 7:15 निकली ट्रेन और 9:45 पहुँच गई, तो कितना टाइम लगा भाई? 2.5 घंटे लगे, 2 hours and 30 minutes। ठीक है, ये हमें टाइम पता है। टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो है, वो 206 किलोमीटर है। 206 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब स्पीड पता करनी है हमें। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 206, टाइम लगा कितना? टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, अगर टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें तभी कर पाएंगे। 60 × 2 होता है 120, 120 और 120, और 120 और 30 मिनट 150 मिनट। 206 किलोमीटर 150 मिनट में कवर किए। सही है, तो क्या आंसर आया? एक, जिसका आंसर आया है 1.37333, 1.37333 एंड सो ऑन। तो इसको हमें मल्टीप्लाइड बाई 60 करना पड़ेगा, वापस आवर्स में हमें जवाब देना है ना, तो किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 82.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा इसकी स्पीड ट्रेन की निकल के आ गई। ये क्लासिक पाकिस्तान इंडिया की स्पीड वाली ट्रेन है, यहीं पे इतनी स्पीड की ट्रेनें चलती हैं, और ये भी ज़्यादा हैं।
अच्छा जी। अब एक ट्रेन कलकत्ता से निकलती है, क्या नाम है, 20:15, अगर 24 घंटे वाली घड़ी होती है तो उसमें 20 जो होते हैं वो रात के 8 बज रहे होते हैं। 8:15 पे पटना आती है। 8:15 पे कलकत्ता से निकलती है और 10 घंटे बाद पटना पहुंचती है। ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा होगा पटना में? 8 बजे अगर निकली है तो 10 घंटे बाद कितना टाइम हो रहा होगा भाई? 12 घंटे बाद सुबह के 8 बज रहे होंगे। ठीक है, 12 घंटे तो नहीं है, 12 घंटे से 2 घंटे कम है। तो सुबह के 8 अगर बज रहे होते 12 घंटे पहले, तो 10 घंटे अगर आपको करने तो 2 घंटे पीछे चले जाएं। तो सुबह के 6:15 बज रहे होंगे। 6:15 अगर 24 आवर्स क्लॉक में ऐसे लिखेंगे, 6:15। ठीक है। टाइम व्हेन इट रीचेस पटना। ठीक है। और चेंज 35 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू किलोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ये इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिए। तो कैसे करेंगे? क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू क्यूबिक मीटर। तो जो आपकी ग्राम्स हैं, 35 ग्राम्स को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोग्राम्स बनाने के लिए। जो कि हो जाएगा 111000000। ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000, 10,000 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 2 3। ठीक है। ग्राम्स कितने थे? तो ठीक है, ये बन जाएगा आपका 35,000 किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। 4 cubic meters of a compound has a mass of 5 tons. Calculate its density in grams per cubic centimeter. There are 1000 kg in 1 ton. ये हमें बता दिया है इन्होंने। ठीक है। क्यूबिक मीटर मतलब 4 मीटर क्यूब बराबर है 5 टन के। जो कि हमें पता है, अगर 1 टन 1000 किलो का होता है तो 5 टन होंगे 5000 kg। ठीक है, बहुत होता है। डेंसिटी निकालनी है। इसकी डेंसिटी कैसे निकलेगी? लेट मी चेक। देखिए, डेंसिटी और वॉल्यूम में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। डेंसिटी, वॉल्यूम बेसिकली आपका मेजर होता है कि ये जगह, ये चीज़ कितनी स्पेस लेती है। यानी जैसे कि आप समझ लें, एक पानी की बोतल होती है 500 ml वाली, तो ये 1000 ml वाली, यानी 1 लीटर वाली, तो ये उसका वॉल्यूम है। अब मिसाल के तौर पे एक स्पॉन्ज है जो कि एक पूरे पत्थर, बड़े चट्टान के बराबर है, बहुत बड़े पत्थर के बराबर है। तो वो साइज़ और उसका और चट्टान का साइज़ तो सेम है, यानी वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन डेंसिटी चेंज होगी। डेंसिटी यानी कितना वे कर रहा है, हैवीनेस पर स्पेस और उसका साइज़ और वेट को कंपेयर करते हुए। जैसे पत्थर, ज़ाहिर सी बात है, स्पॉन्ज से ज़्यादा वे करेगा, चाहे स्पॉन्ज उसके बराबर ही क्यों ना हो देखने में ना, साइज़ तो उसका बराबर है। तो अब इसका हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमें पता है कि 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो 1 टन में ग्राम्स कितनी थी? उन्होंने ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर पूछी। 1 टन के अंदर 10 लाख ग्राम होते हैं। ठीक है। 5 टन में कितने होंगे? ज़ाहिर है कि 50 लाख होंगे। ठीक है, 50 लाख ग्राम्स है। ठीक है। अब जो वॉल्यूम था 4 मीटर क्यूब का, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब से क्यूब मीटर, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि खाली मीटर जो कि क्यूब ना हो, उसमें कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका क्या नाम है, मीटर क्यूब का तो ये मतलब हुआ ना कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ हुआ आपस में।
तो इंटू 100 यानी कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगेंगे तकरीबन। नहीं, कुछ गलत हो गया, हाँ 6 नहीं, एक तो ये भी काउंट हो जाएगा ना। तो सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए हमें 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 मीटर इज इक्वल्स टू 4 मीटर क्यूब जो है वो हमारे सवाल में गिवन है, तो 40 लाख जो 4 मिलियन किलो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब डेंसिटी का जो होता है फॉर्मूला, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ये एक अलग से सवाल इन्होंने डाल दिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो मास हमारा आया है ग्राम्स के अंदर, वो आया है 50 लाख। ठीक है, ग्राम्स में। और वॉल्यूम हमारा आया है 40 लाख सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लिखना ज़रूरी है, थोड़ा इन्होंने मुश्किल कर दिया सवाल, वरना एज सच कुछ मुश्किल था नहीं 4.13 के अंदर। इस पार्ट को हम यहाँ एंड करते हैं। 4.12 4.13 हमने कर लिया इसके अंदर। अब 4.14 और 4.15 रह गई है, वो इस अगले पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ये सवाल कंप्लीट कीजिए, अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।